एक तो ये बगावत हो गई, इसको बगावत कहा जाए क्या कहा जाए कि नेतन्याहू को पता ही नहीं है और वहाँ पे 11 घंटे का टैक्टिकल पॉज या सीज फायर, जिसको हमास कह रही है कि ये बाइडन प्लान का हिस्सा है और उन निगोशिएशंस का हिस्सा है जो कि होती रही हैं इस दौरान, उसमें अमल दरामद इसराइल की फ़ौज ने शुरू कर दी है। और यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे एड शुरू करेंगी। अब वो कल से होगी, जब से होगी, लेकिन बहरहाल वो नेतन्याहू साहब उस पर जो है वो इरेलीवेंट हो गए। दूसरी जो एक बात बड़ी अच्छा, दूसरी जो बगावत कहा जाए या उसको थोड़ा सा एक अजीब सी अनाउंसमेंट है, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स में आज एक रिपोर्ट है और बड़ी वो एक डिटेल इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के ऊपर ना तो अमेरिका ने कोई कमेंट किया है, ना उसके ऊपर चाइना की तरफ से कोई कमेंट आया। चाइना को शायद कमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अमेरिका को भी शायद ऐसी रिपोर्ट है कि अमेरिका को भी शायद उसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है इसे। हमने रब्ता किया, सबसे किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन हमारी सोर्सेज ने हमें बताया कि ऐसा हुआ है। अभी क्या हुआ है जी? हुआ ये है कि जो यूरोपीय यूनियन की सरबराह हैं उर्सुला वॉन डर लेyen, तो उनकी जो मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, चाइना के जो प्रीमियर हैं, तो उसमें चाइना के प्रीमियर जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट से। और उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक कि हम ताइवान पे हमला नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम ताइवान पे हमला करें, और ये हम अमेरिका के ट्रैप में नहीं आएंगे। अच्छा, अब ये जो बात है ये बड़ी एक यानी जो प्रेसिडेंट शी हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन से ये बात की, तो जाहिर है कि सारे यूरोप में ये बात डिस्कस हुई होगी कि हम जो हैं वो ताइवान पे अटैक नहीं करेंगे। अमेरिका चाहता है कि, और वो प्रोवोक कर रहा है और वो असला दे रहा है उन्हें, और वो साथ ही वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट हैं और वहाँ पे जो, अच्छा अभी चंद रोज़ पहले ताइवान के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो लाई चिंगती, तो ये जो हैं इन्होंने आते ही जो फिर चाइना के बारे में बात की थी, फिर इतने दिन ब्लॉकेड रहा था वहाँ पे चाइना तो वो लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो ये सारा चल रहा है सिलसिला, उसमें प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है। हम सारा जो भी वहाँ पे मामलात हैं वो करेंगे, चाहे ताइवान पे हमारी नज़र है, रेड लाइन है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना अभी भी ताइवान खुद जो है वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, जो कि नहीं है। एक वन चाइना पॉलिसी है, तो वो तो, लेकिन वो जब अपना नाम इस्तेमाल करते हैं तो हम तो ताइवान कहते हैं ना। वो अभी जो उनके प्रेसिडेंट है वो अपने आप को अभी तक आरओसी वो, जो कि अभी दुनिया में ना इस वक्त ये अगर हम लिस्ट देखें तो 12 मुल्क रह गए हैं टोटल जो कि इसको आरओसी को मानते हैं। ग्वाटेमाला, हेती, और उसके बाद ये पलाओ, मार्शल आइलैंड्स भी शायद ख़त्म कर देंगे थोड़े दिनों में। तो थोड़े से मुल्क रह गए, सेंट किटस, सेंट ल्यूसी, ये जज़ायर हैं कुछ कैरिबियन वगैरह में। इस वातिनी अफ्रीका का मुल्क है वो मानता है। तो ये बस ये रह गया है सारा। लेकिन अब मसला ये है कि अच्छा अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं मानता तो ये कैसे मानेंगे। लेकिन बहरहाल तो अब ये बड़ी एक, अच्छा ये जो वॉर है इस कभी हुई जो कि खुदा न खास्ता कभी ऐसी जंग और छिड़ेगी महास्कुले ताइवान वाला, तो इसके बारे में जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ये 9 जनवरी को जो ब्लूमबर्ग ने इसकी कॉस्ट दी थी वो $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की कॉस्ट होगी अगर ये ताइवान की जंग छिड़ गई। और मैं यहाँ थर्ड स्लाइड कोट कर रहा हूँ ब्लूमबर्ग की, 10 ट्रिलियन कॉस्ट ऑफ वॉर ओवर ताइवान। तो ये ताइवान की वॉर जाहिर है कि और वहाँ पर जाहिर है कि 90% जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ताइवान से ही आ रहे हैं। तो ये वॉर तो
कोई नहीं चाहेगा कि इस वक्त करे, लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि प्रीमियर शी ने, और जाहिर है कि चाइना की तरफ से कोई इसके ऊपर बात नहीं आई, उनको ज़रूरत भी नहीं वजाहत करें ना, अमेरिका की तरफ से बात आई है कि भाई वो इस वक्त उनकी एक बातचीत भी चल रही है और ये सारा मामला चल रहा है। लेकिन जो बगावत वाली बात हुई है ना, दूसरी बात वो बड़ी अजीब हुई है, वो ये हुई है कि G7 ममालिक का जो ख़त्म हुआ है इजलास, और उसके बाद सारे लोग गए हैं स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन की समिट भी ख़त्म हो गई, उसमें क्या हुआ है वो बताता हूँ मैं। लेकिन G7 का जो इजलास ख़त्म हुआ जिसमें सारे लोग वापस चले गए, और हमने पहले भी बात की कि सबसे स्टेबल तो उसमें इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वही हैं, सबसे मजबूत मुल्क। अच्छा, अब उसमें यह है कि जो G7 है उसमें 3 मुल्क यूरोप के हैं, इटली, फ्रांस और जर्मनी। बाकी तो बाहर से आए हुए हैं ना, बरतानिया तो यूरोपियन यूनियन में नहीं है ब्रेग्जिट के बाद, कनाडा भी नहीं है, जापान भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, ये मुल्क तो नहीं है। तो G7 जब ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, उसमें ये हो गया कि वो 50 बिलियन जो फ्रोज़न अकाउंट्स हैं रशिया के, वो फ्रोज़न अकाउंट्स में से 50 बिलियन यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। ये हो गया, सारा ख़त्म हो गया मामला। लेकिन उसके बाद जो है वो जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं वो आई और उन्होंने कहा कि ये जो 50 बिलियन है ये यूरोपीय यूनियन नहीं देगा, यूरोप का कोई मुल्क नहीं देगा। ये G7 के दूसरे मुल्क जो हैं, जापान, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, उनके पास भी तो पैसे हैं बहुत, जो रशिया के फ्रीज किए हुए हैं। रशिया के जो सबसे ज़्यादा पैसे पड़े हैं वो बेल्जियम के जो सेंट्रल सिक्योरिटी उनकी जो कोई बैंक है या वहाँ पे 190 जो है वो 190 जो बिलियन डॉलर जो यूरोज़, 190 बिलियन यूरोज़ वहाँ पे फ्रीज हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो यूरोप के अंदर से पैसे हम नहीं देंगे, ये बाहर से देंगे। अच्छा, अब ये जो रॉयटर्स की है 6 स्लाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है 6 स्लाइड कि जो देखें, इससे पहले यूरोपियन कमीशन ने कुछ अर्से पहले ये कहा था, EU के ममालिक ने कहा था कि भाई जो ये 7th स्लाइड में उनकी रिपोर्ट यूरोपियन कमीशन की कि EU लीडर्स एग्री कि 50 बिलियन जो है वो यूक्रेन को दिए जाएंगे 2027 तक। लेकिन जब ये G7 का इजलास हुआ, G7 में उन्होंने असल में G7 में उन्होंने पूरे EU को लपेट लिया। यानी हुआ, देखिए, एक EU है, उसके अंदर जो है वो G7 के मुल्क बहुत से नहीं है। EU के अंदर जैसे अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, जापान नहीं है, बरतानिया नहीं है। तो लेकिन G7 ने जो ऐलान किया तो उससे ये इंप्रेशन किया कि शायद ये G7 के जो 2 मुल्क हैं यही पूरे EU की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो उसके बटालियन, मतलब बाकी मुल्क भी तो हैं, जर्मनी है, बाकी मुल्क हैं सारे, तो वो तो G7 में कहाँ से आ गया ये मतलब G7 में जब ये, लेकिन मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि और मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन के, 3 मुल्कों को छोड़ के, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इनको छोड़ के बाकी मुल्क भी तो है ना। तो इन्होंने जनाब आज ये कह दिया कि वो तो 2 बातें इन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो इन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन पैसा नहीं देगा, ये पैसा जो है ये दूसरे मुल्क देंगे। अच्छा, दूसरी जो बात उन्होंने की वो ये उन्होंने की जिसके ऊपर आज ही के दिन बड़ी बहस हो रही है कि उन्होंने आज जब ये सीज फायर वगैरह, तो उन्होंने ये बयान दिया जो गार्डियन कह रहा है 5th जुलाई, वो कहती हैं कि इसराइल हैज फॉलन इनटू हमास ट्रैप इन गजा वॉर। इसराइल जो है वो हमास के ट्रैप में चला गया और उसका नतीजा जो है वो EU विल, अच्छा फिर ये देखें, EU विल नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू 50 बिलियन लोन एग्रीड एट द समिट। यानी समिट में एग्रीमेंट क्या हुआ है, मतलब उसमें तो जो समिट का लामिया था उसमें तो EU का लिखा हुआ था, तो वो कह रही है नहीं, वो EU कहाँ से आ गया G7 के अंदर? G7 में तो 3 मुल्क हैं EU के, बाकी तो नहीं है। तो ये एक मसला है कि वो 50 बिलियन जो है वो कहाँ से जाएंगे। अमेरिका के पास तो सिर्फ 5 बिलियन पड़ा, अमेरिका के पास कहाँ से, अमेरिका के पास इतने नहीं है रशियन एसेट्स, वो कह रहे अमेरिका से देंगे। तो अब एक रौला पड़ा हुआ है उधर जनाब यूक्रेन के अंदर, ये क्या हो गया, ये एक अजीब सा मामला। दूसरा ये कि जो वो ख़त्म हो गई 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, जो कि जिसमें काफ़ी 80 मुल्क उसमें उनके वफूद शरीक हुए और यूक्रेन अमन माहदे के हवाले से। आखिर में मुश्तरका अलामिया में फड्डा पड़ गया और मुश्तरका अलामिया जो है उस पर यह तो तय हो गया कि जी अमन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसमें ये जो बात लिखी हुई थी कि जो तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, यूक्रेन की उसकी,
मगर ये जो डाला हुआ था कि वो 4 इलाके जो रशिया के पास हैं और रशिया के प्लान से जो मुतसादिम थे उस पर सऊदी अरेबिया ने साइन नहीं किए, उस पर इंडिया ने साइन नहीं किए, उस पर यूएई ने साइन नहीं किए, मुश्तरक अलामिया साइन ही नहीं हो सका, थाईलैंड ने नहीं किया, कई मुल्कों ने उस पर साइन, ने कहा हमें एतराज़ है, तो मुश्तरक अलामिया जारी नहीं हुआ, तो हो गया, लेकिन कई मुल्कों ने साइन नहीं किया उस पर। और साथ ही चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई कि जी रशिया और यूक्रेन को डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी अमन के लिए। तुर्की ने ये वहाँ पे स्टांस लिया कि जी रशिया को यहाँ होना चाहिए था एक, अच्छा जितने मुल्क जा रहे हैं वहाँ पे वो स्पीच करते जा रहे हैं कि भाई दूसरी पार्टी नहीं है तो यहाँ पे पीस, ये कैसे होगा। तो ज़ेलेंस्की साहब ने अपना एक प्लान पेश किया, सारे मुल्कों ने तालियां वालियां बजा दी। मुश्तरका अलामिया में उन्होंने कहा, अच्छा ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं ऑस्ट्रिया, उन्होंने कहा कि हो सकता है एक और समिट हो और फिर अगली जो समिट हो उसमें हम रशिया को भी बुलाएं और फिर इनको आपस में मिटाएं। ऑस्ट्रिया की तरफ से भी बात आ गई कि भाई दूसरी पार्टी जब नहीं है तो पीस एग्रीमेंट कैसे होगा, अमन मुआहदा कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये जो है ये 2-3 छोटी छोटी जो बगावतें बीच में G7 का अलामिया, यूक्रेन का अलामिया, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर जो है वो उनकी फ़ौज ने 11 घंटे के टैक्टिकल सीज फायर, टैक्टिकल पॉज का ऐलान कर दिया है नेतन्याहू को पूछे बगैर। तो इसके ऊपर देखें कि क्या अब कल तक क्या होता है। और वो हमास ने कह दिया है कि हमें कबूल है जी, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है ये बिल्कुल उसी प्लान के मुताबिक है जिस पे हमारा एग्रीमेंट पेरिस में हुआ था, बाद में बाइडेन ने किया था, बाद में G7 ने किया, तो हमें ये कबूल है, ठीक है आगे बढ़ें।